नमस्कार। जीवन शैली कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियार बनादुली। दर्शकों, जीवन की डोर सांसों से जुड़ी है। हर सांस बेहद कीमती है, लेकिन ना हम ये जानते कि सांस लेने का सही तरीका क्या है, और ना हम ये जानते हैं कि अगर हमें सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है तो हमें किस तरह से इसका ध्यान देना है। अगर देखा जाए, सांस लेना एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन अगर बात हम भारत की करते हैं तो भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जिनको सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अक्सर देखा गया है कि हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, हमें छाती में जकड़न सी महसूस होती है, लेकिन अक्सर हम ये कहते हैं कि ये छोटी सी बात है, हम इसे अनदेखा कर देते हैं, लेकिन ये छोटी सी बात नहीं है। इसी विषय से संबंधित है हमारा आज का विषय, अस्थमा रोग, कारण और उपचार। और इस विषय में अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारी बेहद खास मेहमान यहाँ पर मौजूद है। इनका परिचय मैं करा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर सोनिया गोयल जी यहाँ पर मौजूद है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, जो फेफड़े रोग विशेषज्ञ है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम की शुरुआत करूँ उससे पहले मैं कुछ आंकड़ों के बारे में यहाँ पर दर्शकों को बताना चाहूँगी। अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो लगभग 3.5 करोड़ लोग जो है भारत में इस वक्त अस्थमा से पीड़ित हैं, जो लगभग पूरे विश्व का 13% का आंकड़ा है। तो यह आंकड़ा बहुत भयावह है और हमें इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता भी है। तो कार्यक्रम की शुरुआत भी मैं इसी से करूंगी कि आंकड़े जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसके संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, आंकड़ों के बढ़ने का मुख्य कारण है पॉल्यूशन। हमारे यहाँ मेट्रो सिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, और भी हम आगे जैसे जैसे डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे कि पॉल्यूशन। आज हम बात करते हैं AQI इंडेक्स की, जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। हम सबसे पहले हमें वो चेक करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे AQI भी बढ़ता जा रहा है। नंबर 2, आजकल हम गलत चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, स्पेशली हमारे युवा की अगर हम बात करें, कितने पेशेंट मेरे पास आते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, है ना। इसके साथ अगर डेवलपमेंट की बात हो रही है तो ऑक्यूपेशन दूर नहीं है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड एक हमारा टर्म होता है, जिसमें कि जो उससे निकली हुई केमिकल्स हैं, फ्यूम्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, इससे भी हमारे को अस्थमा या फेफड़े से संबंधित और जो भी डिजीज़ेज़ हैं ये बढ़ने का कारण है, ये सब चीज़ें। और इसके कारण आजकल हमारा जो खान पान है उसमें बहुत बदलाव आया है। पहले का जो खान पान होता था वो घर का खाना हम ज़्यादा खाते थे। आजकल हम बाहर का खाना खाते हैं। रेस्टोरेंट्स में आपको पता है, तला हुआ खाना, भुना हुआ खाना, और उसमें मसाले की मात्रा अत्यधिक होती है। हम सोडियम, जो सॉल्ट है, वो डेली लिमिट से भी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं एक मील में। सो ये सभी कारण हैं कि अभी आंकड़े हमारे बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक बात, जैसे हम कार्यक्रम शुरुआत हम यहाँ पे कर चुके हैं, लेकिन अस्थमा के विषय में बात करना बेहद ज़रूरी है। जैसे हम आम लोग जानते हैं, अस्थमा को जब हम परिभाषित करते हैं अपने शब्दों में तो हम यही कहते हैं कि हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही, ये अस्थमा है। लेकिन वास्तविक तौर पर अस्थमा क्या है? देखिए, सांस का फूलना एक लक्षण है अस्थमा का। अस्थमा के लक्षण में आता है सांस का फूलना, खांसी का होना, या फिर सांस में छाती में हमारे जकड़न का होना, है ना, सीटी जैसी आवाज़ आती है जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं। तो ये सभी लक्षण होते हैं। अस्थमा बेसिकली एक मोस्ट ऑफ दी केसेस में हमारे जो अस्थमा होता है वो एलर्जिक होता है। यूजुअली अस्थमा के कारण और भी बहुत सारे हैं, लेकिन एलर्जी सबसे मुख्य कारण है। तो उसमें हमारे कोई भी सिम्टम हो सकता है, वो अस्थमा होता है। सांस फूलने के कारण बहुत सारे हैं, लंग में और इवन हार्ट की कंडीशन की वजह से भी सांस फूल सकता है। अगर हम लंग्स की बात करें तो फेफड़े में COPD, अस्थमा, ILD मतलब इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, या कोई हमें इन्फेक्शन हो गया है जिससे हमारा लंग बहुत ज़्यादा ग्रसित हो गया है। इवन कोविड में आपको पता है, पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस इतना हुआ था कि सांस फूला था। तो ये सभी कारण है कि सांस फूल सकता है। डॉक्टर साहब, हम ना आजकल बहुत लापरवाह हो गए हैं, या कि ये कह सकते हैं कि हमारा हर बात में ये कहते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं, क्योंकि हम लापरवाही हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि जब हमारे सामने ये लक्षण आते हैं, हम इनको ध्यान नहीं देते, तो कब ये जो लक्षण है ये भयावह हो जाते हैं? बिल्कुल, हमारे पास जैसे पेशेंट आते हैं कई, जो कहते हैं एज बढ़ रही है तो हमारी सांस फूल रही है, ये तो बढ़ेगा ही, है ना। या फिर वजन किसी का ज़्यादा है तो वो कहते हैं वजन की वजह से सांस फूल गया। बट दो चीज़ें साथ में मिलकर हो सकती हैं। कोई एक पेशेंट है जो मोटा भी हो सकता है और उसको कोई अंडरलाइंग डिजीज़ मतलब जो कोई भी बीमारी हो सकती है। तो हमें अगर सिम्टम आता है और अगर वो लंबे समय तक चल रहा है, जैसे खांसी की अगर हम बात करें, तो अगर जैसे हम कहते हैं TB का हमारे यहाँ गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। तो TB में जैसे कहते हैं 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी को इग्नोर नहीं करना है,
तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना है, एक्सरे कराना है। वैसे ही अस्थमा में बेसिकली हमारे पास रिकरेंट सिम्टम्स होते हैं। मतलब आज मुझे अगर अस्थमा का कोई अटैक आया, चाहे मुझे खांसी हुई, सांस फूला, फिर वो नॉर्मल हो जाता है। बेसिकली अस्थमा में आज मेरे को बीमारी है, पर कल मैं बिल्कुल नॉर्मल एक्ट कर सकती हूँ। जी बिल्कुल। फिर दोबारा मुझे फिर से अटैक आया, तो ये अगर हम बार बार इग्नोर करते हैं तो उससे हमारा जो लंग का फंक्शन है वो कहीं ना कहीं कम होता रहता है हर बारी के अटैक में। तो इसको हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। हमें अगर सिम्टम्स लगातार बनते हैं तो हमें डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। मैम, जैसे आजकल आपने शुरुआत में ही कहा कि इतनी डस्ट हो गई, पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है, तो कुछ बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो आम इंसान को लगी रहती है, तो ऐसे में वो कौन से स्टेज है जहाँ हमें ये सोचना चाहिए कि नहीं अब हमें डॉक्टर के पास जाना है? बिल्कुल, देखिए अगर हम आज जैसे हम अस्थमा की बात कर रहे हैं, दमे की बात कर रहे हैं, तो हमें अगर बार बार, जैसे बच्चों की अगर हम बात करें तो अस्थमा सबसे ज़्यादा बच्चों में कॉमन होता है, क्योंकि उसी एज में उसी एज में शुरुआत होती है एलर्जी की। तो हमें बार बार अगर हमारा बच्चा बीमार पड़ रहा है, बार बार, जैसे मेरे पास कितने पेरेंट्स आते हैं कि जी बचपन में इन्हें बहुत निमोनिया होता था, तो अगर बच्चे को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, निमोनिया हो रहा है, बार बार बच्चा स्कूल में जाके बीमार पड़ रहा है और फ़ोन आ रहा है कि हमें घर लाना पड़ रहा है, ठीक है, या फिर बच्चा खेलते खेलते बाकी बच्चों के कंपैरिजन में देखा जाए तो जल्दी रुक रहा है, या उसका सांस फूल जाता है, सोते समय उसको ज़्यादा खांसी आती है, रात के समय या मॉर्निंग के सुबह के आवर्स में अगर उसको सिम्टम्स ज़्यादा रहते हैं तो हमें सोचना है। इवन अगर बड़ों में भी, हमें एडल्ट एज में हमें अस्थमा की शुरुआत होती है, किसी भी एज में अस्थमा की शुरुआत हो सकती है, तो अगर हमें लगता है कि हमें खांसी ज़्यादा बन रही है, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन होते हैं, जब भी आपने सुना होगा फ्लू हो गया, वायरल हो गया, कुछ लोगों को वो खांसी लंबे समय तक बनती है। जी बिल्कुल। अगर मैं अस्थमा से ग्रसित नहीं हूँ तो मेरी खांसी शायद 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगी, बट जिसको अस्थमा है उसको लंबी खांसी चलेगी, 3 हफ्ते, महीना भर, बट उसकी खांसी ठीक नहीं होती है। या फिर बार बार आपको सांस की दिक्कत आ रही है, बार बार अटैक पड़ रहा है, हर बार मौसम में आप बीमार पड़ते हैं, स्पेशली बरसात के मौसम में और सर्दियों में, तो आपको सोचना चाहिए और आपको तभी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मैं बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि जिससे खांसी होती है कि 1 से 2 हफ्ते चली जाती है, तो हम कह सकते हैं कि अस्थमा हो सकता है यहाँ पे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, टेस्ट वगैरह क्या इसके हैं जिसमें हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि आपको अस्थमा है या आपको नॉर्मल खांसी है? देखिए, टेस्ट कंफर्मेशन के लिए भी हैं और हमें मेनली अस्थमा डायग्नोस होता है हिस्ट्री से जी, कि पेशेंट का क्या हिस्ट्री रहा है, क्या उसको सिम्टम आते हैं, कितने गैप पर वो जल्दी जल्दी बीमार होता है, किस मौसम में, स्पेशली उसके ट्रिगर्स होते हैं, जैसे कि मौसम के बदलने पे, या धूल मिट्टी धुएं के एक्सपोजर में, या फिर उसको वायरल हुआ तो उसका लंबा बीमार पड़ जाना, या उसके घर में कोई पेट है, अभी मान लीजिए नया पेट आया है, उसको दिक्कत हो रही है स्ट्रॉन्ग स्मेल से, जैसे हम परफ्यूम या डीओ लगाते हैं, या उसको कहीं वो काम पे जाता है उसको दिक्कत आ रही है, तो वहाँ हमें सोचना है। जी मैम, एक अस्थमा के साथ एक भ्रांति ये भी है कि अगर आपको अस्थमा हो जाता है तो उसका कोई क्योर नहीं हो सकता, मतलब वो ठीक नहीं हो सकता है, क्या ये सच्चाई है? देखिए, अस्थमा मोस्ट ऑफ द केसेस में क्योर नहीं होता है, बट हम कंट्रोल कर सकते हैं अस्थमा को। एक अस्थमा का मरीज बिल्कुल नॉर्मल अपना जीवन जी सकता है, नॉर्मल काम कर सकता है, इवन स्पोर्ट्समैन भी हमारे पास हैं जो नॉर्मल खेल रहे हैं, लेकिन उनको कुछ ध्यान रखना है, जैसे कि डॉक्टर से मिलके अपना एक अस्थमा का प्लान बनाए, उस प्लान को थॉरोली फॉलो करें। जैसे हमारे पास अस्थमा में कंट्रोलर मेडिसिन होती है और रिलीवर मेडिसिन होती है। कंट्रोलर मेडिसिन उन दिनों में भी लेनी होती है जब आपको कोई सिम्टम नहीं है, और रिलीवर मेडिसिन इसलिए होती है कि अगर कोई अक्यूट अटैक होता है तो उस टाइम आपको लेना है। तो अगर कोई कंट्रोलर मेडिसिन ले रहा है, अपने ट्रिगर्स अवॉइड कर रहा है, तो वो एक नॉर्मल जीवन जी सकता है। जी मैम, यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि अक्सर हम देखते हैं कि जिनको अस्थमा का अटैक आता है वो अपने पास इन्हेलर रखते हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो देखने वाले ये कहते हैं कि नहीं, आपको जो इस तरह की चीज़ें इन्हेलर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसकी आपको आदत पड़ सकती है, तो क्या इन्हेलर सही है? देखिए, ये सभी एक मिथ है जी। इन्हेलर बेसिकली आपकी फर्स्ट लाइन दवा है अस्थमा की। अगर हम बात करें, अगर बच्चों में भी अस्थमा होता है तो हम उन्हें पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वो है इन्हेलर। जैसे कि अगर मैं ओरल दवाई देती हूँ या आईवी, अगर मुझे एंटीबायोटिक स्टीरॉइड्स का शॉट देना पड़ता है तो उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं, जबकि इन्हेलर्स की दवा सीधा लंग्स में पहुँच रही है तो उसके साइड इफेक्ट्स कम हुए। दूसरा, वो डायरेक्ट लंग्स में पहुँच रही है तो हमें बहुत कम मात्रा में देनी पड़ती है। तो आप अब समझ ही गए होंगे, कोई भी हम दवा अगर खाते हैं या हम वेन में लगवाते हैं तो वो हमारे पूरे शरीर में जाती है, जबकि इन्हेलर सीधा लंग्स में जाता है। तो
अब आप ही अपने दर्शकों को बताइए कि ये सेफ है या नहीं। तो ये सब मिथ है, ये सब धारणा बनाई हुई है लोगों ने। जैसे हम बीपी और शुगर की दवाई रोज लेते हैं, तो हम उसमें भी तो ये मिथ रख सकते हैं कि नहीं उसकी आदत पड़ जाएगी। जैसे मैंने चश्मा पहना हुआ है तो मुझे चश्मे की आदत थोड़ी है, ये चश्मा मुझे देखने में हेल्प कर रहा है, सेम इनहेलर्स के साथ है। तो लोगों ने मिथ बनाया हुआ है जो मैं आपके द्वारा तोड़ना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात मैम ने यहाँ पे कही है कि कुछ मिथ यहाँ पर जब कोई बीमारी होती है उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो उन मिथों को यहाँ पर तोड़ना भी आवश्यक हो जाता है ताकि जनता, जो हमारे दर्शक ही समझ सके, जो मरीज है वो समझ सके क्या सही है और क्या गलत, वो खुद इस बात का फैसला यहाँ पे कर सके। मैम जब हम इसके ना उपचार की बात करते हैं, तो अगर आपको पता चलता है कि आपको इस तरह की परेशानी हो गई, आपको अस्थमा अटैक आ रहे हैं, तो उपचार की शुरुआत जो होती है वो कैसे होती है? देखिए, पहले तो हम पेशेंट से, जब पेशेंट हमारे पास आते हैं उपचार के लिए या पता करने के लिए कि उनको अस्थमा है या और कोई बीमारी, तो हम सबसे पहले थॉरो हिस्ट्री लेते हैं कि उनको कब शुरुआत हुई थी, क्या क्या उनका पैटर्न है पूरे थ्रू आउट द ईयर, साल में किस मौसम में चेंज होता है, किस ट्रिगर से, जैसे कि मैंने आपको ट्रिगर्स बताए, किस ट्रिगर से वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, या उनका सिम्टम्स का पैटर्न क्या है, मॉर्निंग में होता है, रात में होता है, हफ्ते में कितनी बार होता है। तो एक थॉरो हिस्ट्री ली जाती है। उसके बाद हम एक चेस्ट एक्सरे कराते हैं। चेस्ट एक्सरे बेसिकली एस्थमा डायग्नोस करने के लिए नहीं कराते हैं। चेस्ट एक्सरे का पर्पस होता है कि कोई टीबी तो नहीं है, निमोनिया तो नहीं है, या और कोई बीमारी तो नहीं है। जैसे सीओपीडी होता है, उसको हम काला दमा बोलते हैं। सीओपीडी के लक्षण तो नहीं है अगर हमारे पास एडल्ट पेशेंट आते हैं। दूसरा, फिर हम एक स्पायरोमेट्री कराते हैं। स्पायरोमेट्री बेसिकली पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, हमारे फेफड़े की क्षमता देखने के लिए किया जाता है। उसमें FEV1, देखिए एस्थमा में क्या होता है, FEV1 नॉर्मली कम होना चाहिए अगर कोई अक्यूट एपिसोड आया है। जैसा मैंने बताया, एस्थमा का मरीज बिल्कुल नॉर्मल भी जीवन जी सकता है, तो उस टाइम पे नॉर्मल आएगा। तो हमें कुछ कंपैरिजन होते हैं, जैसे कि ब्रोंकियल हम रिवर्सिबिलिटी देखते हैं, एक हम दवाई देते हैं, उसके बाद हम टेस्ट दोबारा करते हैं, तो हम रिवर्सिबिलिटी देखते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट है। दूसरा, अगर कुछ पेशेंट में ये सब नॉर्मल आता है तो हम हिस्ट्री देखते हैं, प्लस एक होता है पीक फ्लो मीटर, तो वो हम पेशेंट को देते हैं घर पे मॉनिटरिंग के लिए। मॉर्निंग में, इवनिंग में उसको उसमें फूंक मारनी होती है, वो रीडिंग लिखते हैं। तो हम उसकी एक डायरी बनवाते हैं जिसमें हम उसको कंपेयर करते हैं और फिर थॉरो डायग्नोसिस बनाया जाता है। जी मैम, यहाँ पे क्या ये भी जानना आवश्यक है, क्या ये हेरिडिटी डिजीज़ है? बिल्कुल। देखिए, एस्थमा में जब भी पेशेंट आता है तो हमारा पहला काम यही होता है पूछना कि क्या आपके माँ बाप को या किसी अपने सिबलिंग्स को या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को किसी को भी रहा है एस्थमा, क्योंकि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। जी बिल्कुल। मैम, अगर कोई लेडी है और प्रेग्नेंट है और उसको अगर अस्थमा है, तो क्या ये मतलब हम ये सोचें कि उसका जो बेबी होगा उसको भी अस्थमा होगा? देखिए, चांसेस हैं कि उसके बेबी को अस्थमा हो सकता है, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो फादर से भी आ सकता है, मदर से भी आ सकता है। अब आपने प्रेग्नेंट फीमेल की बात करी है, तो मैं सबसे पहले इसी पॉइंट को, कि ये मिस ना हो जाए, प्रेगनेंसी में भी जैसे जो लोग स्मोक करते हैं, आपको स्मोकिंग अवॉइड करनी है। क्योंकि क्योंकि अस्थमा क्या होता है कि ट्रिगर हो सकता है स्मोकिंग से, तो आपके बच्चे में वो ज़रूर दिक्कत कर सकता है, उसके लंग्स वीक हो सकते हैं अभी से ही, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। एक और मिथ, प्रेग्नेंट फीमेल इनहेलर्स सेफली ले सकती है, जो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है वो उसको कंटिन्यू कर सकती है। जी मैम, जैसे हमने यहाँ पे अस्थमा की बात करी कि किस तरह से क्या कारण है, उसके क्या उपचार है, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये आती है कि हमें लोगों को अवेयर करना बहुत आवश्यक हो जाता है कि आखिरकार जो अस्थमा है वो किस वजह से होता है और इसके साथ लोगों को जोड़ना। तो अवेयरनेस कार्यक्रम किस तरीके से आपको लग रहा है चलाए जा रहे हैं? देखिए, अस्थमा बेसिकली गवर्नमेंट हमारी जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या उनसे जुड़े अस्पताल हैं, उसमें फ्री इनहेलर्स भी दे रही है। अस्थमा से जुड़ा ट्रीटमेंट और इवन जो हमारी डायग्नोस्टिक है, जैसे एक्सरे, PFT, ये सब मुफ्त जांचें होती हैं, प्लस उसको मुफ्त या फिर कम रेट में इनहेलर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये सभी कैंपेन्स चलाए जाते हैं। जी मैम, जब हम कभी भी अवेयरनेस की बात करते हैं तो एक मुख्य बात ये सामने आती है कि अवेयरनेस जो हम कर रहे हैं, तो हमें किस लोगों को, हमारी जो मास पॉपुलेशन है वो कैसे उस अवेयरनेस के साथ जुड़ रही है। तो आपको क्या लगता है कौन सी वो पीपल हो सकती है, वो कौन सी वो जनता है जिसको हमें जोड़ना चाहिए ताकि जो हमारा ये अवेयरनेस कार्यक्रम है बहुत आगे तक चल सके? देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बच्चों में अस्थमा शुरू होता है, तो हमें सबसे ज़्यादा टारगेट करना चाहिए उन माँ बाप को, उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे छोटे हैं, जिनके बच्चे लगातार बार बार बीमार पड़ रहे हैं, स्कूल डेज उनके ऑफ हो रहे हैं, या और भी पेरेंट्स जिनको पहले से अस्थमा की हिस्ट्री है या जिनके परिवार में पहले से हिस्ट्री है अस्थमा की या कोई और लंग डिजीज़ की,
तो उन्हें हमें ज़रूर इन्फॉर्म करना चाहिए। मैम जैसे आजकल की अगर हम देखते हैं भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोग खाना पीना बहुत असंतुलित वहाँ पे रहता है, जीवन शैली बहुत मिसप्लेस जैसी रहती है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे में हमें क्या ध्यान देना चाहिए ताकि हम इन चीज़ों से बच सकें? देखिए, अगर हम ओवरऑल बात करें तो एस्थमा के मरीज़ हों चाहे हम हों, हमें अपना जो बाहर का खाना है वो हमें कम से कम अवॉइड कर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना है। तो हमें एक संतुलित आहार, जैसे हमारे पूर्वज भी कहते थे, संतुलित आहार होना चाहिए जिसमें हाई प्रोटीन होना चाहिए, लो कार्ब होना चाहिए, फाइबर रिच डाइट होनी चाहिए। घर का खाना हम जितना हो सके उतना, आपको अगर बाहर का खाने का भी मन हो रहा है तो आजकल आपको पता है यूट्यूब है, सब है, हम सब घर में बना सकते हैं विथ सेफर ऑप्शन। प्लस हमें घर में भी तला भुना सब अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड, हमें सोडियम डाइट कम करनी चाहिए जी, सोडियम अपनी डाइट में कम करना चाहिए। जैसे बाहर के खाने में आप देखेंगे मसाले वगैरह ज़्यादा होते हैं तो उसमें नमक का क्वांटिटी भी ज़्यादा होता है जी। तो तीसरा, हमें कुछ संतुलित आहार में स्पेशल चीज़ें ऐड करनी है, जैसे कि फल, वेजिटेबल, स्पेशली ऑरेंजेस, आपने देखा हो कीवीज, बेरीज और पालक, है ना, ये सारी सब्जियां, फल, आपको जितने कलरफुल अपनी प्लेट बना सकते हैं उतना बनाइए। उसमें हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स होते हैं तो वो हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। सेकंड, जैसे मैग्नीशियम रिच फूड, स्पेशली मैं अस्थमा के मरीज़ों के लिए बताती हूँ, क्योंकि हमारा जो मैग्नीशियम होता है, स्टडीज़ में देखा गया है कि जो हमारी सांस की नलिकाएँ होती हैं उसकी जो मसल्स होती हैं उसको वो रिलैक्स करता है, तो पेशेंट को हमारे सिम्टम्स में भी आराम मिलता है। तो जैसे कि पालक है, इन सब में मैग्नीशियम रिच होता है, तो ये आप उन्हें मतलब मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि आपको मैग्नीशियम रिच डाइट लेनी चाहिए जी। सोडियम हमें कम लेना चाहिए, मैग्नीशियम जिसमें ज़्यादा हो, ऐसा हाँ, ऐसा फूड हमें, हाँ जी, मैग्नीशियम, विटामिन डी, आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जितना ले सकते हैं। प्रोटीन आप बहुत ज़्यादा लीजिए, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, हीलिंग में भी काम करता है। अगर आपको कोई दिक्कत हुई है बॉडी में, कोई स्ट्रेस है, कोई ट्रॉमा है, तो प्रोटीन हीलिंग में बहुत हेल्प करता है। मैम जैसे हम कहते हैं कि हर बीमारी में हम कहते हैं कि मेंटल स्ट्रेस, तो क्या इस बीमारी का में भी, क्या अगर मेंटल स्ट्रेस है आपको तो क्या उससे ये बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है? बिल्कुल, मेंटल स्ट्रेस से भी ये ट्रिगर होती है। जैसे मैंने आपको ट्रिगरिंग फैक्टर बताए थे, उसमें मेंटल स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट कारण है। आप मानेंगे नहीं कि अत्यधिक हंसने से, कई बार कोई मरीज़ अगर बहुत ज़्यादा हंस रहा है या बहुत ज़्यादा रो रहा है तो उससे भी उसको अस्थमा का अटैक आ सकता है जी। मैम ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस आज के ज़माने में एक ऐसी हमारी जीवन शैली का ऐसा हिस्सा हो गया है कि हर इंसान परेशान है। अब वो शारीरिक श्रम हो चाहे मानसिक उत्पीड़न हो, उसको लगता है कि वो कुछ परेशान सा है, तो मतलब अस्थमा का अटैक उनको भी आ सकता है जो मतलब मानसिक रूप से परेशान है। मैम जैसे अत्यधिक श्रम की बात आती है, जैसे मजदूर वर्ग है या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा श्रम करते हैं, तो वो अगर अस्थमेटिक हैं तो उन्हें किस तरह का ध्यान देना चाहिए? उनको, जैसे मैंने बताया, खाने पीने का ध्यान देना चाहिए। अपना एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, स्पेशली अनुलोम विलोम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी एक्सरसाइज, हमारी वॉक, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारा मील, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी प्लेट में क्या है, हमारे दिमाग में क्या है, तो ये बहुत हेल्प करता है। तो मैम बिल्कुल, मतलब हम ये कह सकते हैं कि योगा या एक्सरसाइज के माध्यम से हम जो अस्थमा है इसको काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। मैम क्या जो अस्थमा की डिजीज़ है, जैसे किस स्टेज में जाकर ये मतलब जानलेवा भी हो सकती है? देखिए, अगर बार बार अस्थमा का अटैक आ रहा है तो हमारे जो लंग्स हैं उसमें रीमॉडलिंग हो जाती है। मतलब है कहने का, जैसे काले दमे की मैंने बात करी थी, उसमें परमानेंट डैमेज हो जाता है हमारे लंग्स में। ऐसे ही अगर हम अस्थमा को अनट्रीटेड छोड़ दें, मतलब उसका इलाज ना करें, बार बार मरीज़ को रिकरेंट एपिसोड्स हों अटैक्स के, तो वो परमानेंट डैमेज में जा सकता है और फिर उसमें रिकवरी मुश्किल है। लेकिन उसमें भी एक नॉर्मल शैली जी जा सकती है, जैसे कि हम COPD के मरीज़ काले दमे में इन्हेलर देते हैं, फिर उसमें और तरीके की दवाइयाँ और सब ऐड होता है। लेकिन अस्थमा में अगर हम डेथ की बात कहें तो वो या तो अक्यूट अटैक में हो सकती है या बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड अगर पेशेंट रहा है तब पॉसिबल है। मैम जो इन्हेलर यूज़ कर रहे हैं वो चाहते हैं कि हम इन्हेलर यूज़ ना करें, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि मतलब धीरे धीरे इन्हेलर छूट भी जाता है, क्या पॉसिबिलिटी होती है? देखिए, चांसेस कम होते हैं, यूजुअली बहुत कम ऐसे लोग हैं, जैसे स्पेशली मैं बच्चों में बताती हूँ कि जैसे जैसे बच्चा 10 साल की उम्र तक जाता है तो वो उसमें फिर भी चांसेस होते हैं कि वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज़ किसी किसी को जैसे सीजनल इन्हेलर्स की ज़रूरत है या किसी को लगातार कंट्रोलर मेडिसिन की ज़रूरत है, जैसे मैंने बताया, तो वो वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। बट
एस्थमा का क्योर जैसे मैंने बताया वो संभव नहीं है अभी तक। हाँ, कुछ एडवांसमेंट आई हैं, जैसे बायोलॉजिकल थेरेपी है या थर्मोप्लास्टी करते हैं, ब्रोंकियल एक प्रोसीजर किया जाता है, बट उतना अच्छा रिजल्ट नहीं है। लेकिन हाँ, एस्थमा कंट्रोल ज़रूर किया जा सकता है। मैम, यहाँ पर जैसे किसी को और कोई डिजीज़ है, जैसे किसी को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ऐसी कई अन्य बीमारियाँ होती हैं, हार्ट से संबंधित कोई बीमारी है, तो क्या उनको अस्थमा जो होता है अगर हो जाता है तो उनके लिए ज़्यादा परेशानी है? देखिए, एस्थमा अगर आप कंट्रोल रख रहे हैं, अगर आपके सिम्टम्स कंट्रोल्ड हैं, आप प्रॉपर दवाई ले रहे हैं, डॉक्टर को फॉलो अप करा रहे हैं, अगर आपको वैक्सीनेशन डॉक्टर ने एडवाइस किया है आप वो कर रहे हैं, तो आप एक नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। एस्थमा आपकी उस परेशानी को नहीं बढ़ाता है। जी, तो मैम जैसे अगर हम चाहें कि जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर इसकी स्टडी होनी चाहिए, लोग बच्चों को पता होना चाहिए? क्योंकि जैसे आपने बताया कि सबसे ज़्यादा जो है बच्चों को अटैक करता है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इसमें जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए? आप उनको एक नॉर्मल, हम जैसे आजकल हम स्कूल में भी पढ़ाते हैं, तो हम जैसे गुड टच बैड टच पढ़ाते हैं, वैसे ही हाँ, हम एस्थमा के लक्षण के बारे में पढ़ा सकते हैं कि उनको क्या दिक्कत आती है, उनको अगर कोई समस्या आती है तो उनको तुरंत अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। अब अगर उनको ब्रीदिंग इशू है या कोई कफ बढ़ जा रहा है खेलते समय, या उनको कोई भी दिक्कत आ रही है, तो उनको अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करना चाहिए। ये हम उन्हें ज़रूर बता सकते हैं। बिल्कुल, तो मतलब यह है कि हम इसमें जो बच्चे हैं उनको जोड़ सकते हैं। मैम, अस्थमा की हम बात करें कि यहाँ पर इसके कारण क्या है, उपचार क्या है, कैसे जैसे है कि जैसे आपने कहा कि हम कैसे बच सकते हैं, तो वो और क्या तरीके हो सकते हैं कि हमें इस तरह की, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जो ठीक नहीं हो सकती, आपको आजीवन इसमें मेडिसिन लेनी होगी, तो वो क्या तरीके हैं कि हमें ये बीमारी हो ही ना? देखिए, एक तो ये जेनेटिक है, तो ये हमारे हाथ में नहीं है कि हमें होगी या नहीं जी। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो हम अडाप्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्मोकिंग से दूर रहना। स्मोकिंग अगर आपके आसपास भी कोई करता है, पहली बात तो आपको ही नहीं करनी है। अगर आपके आसपास कोई करता है, जिसे हम पैसिव स्मोकिंग करते हैं या हम थर्ड हैंड स्मोकिंग कहते हैं, वो आपको अवॉइड करनी है। अगर आप, चाहे वो ऑफिस है चाहे वो घर है, तो आप वो अवॉइड करिए। प्लस ओवर क्राउडिंग अवॉइड करनी है अगर हमें लंग्स डिजीज़ से बचना है। घर में प्रॉपर वेंटिलेशन, और अगर हम किसी मेट्रो सिटी जैसे हम बात कर रहे थे, जहाँ पे हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत पुअर है, हमें वहाँ पे ध्यान रखना है कि आप अपने घर में एयर प्योरीफायर लगाइए। अगर आप क्राउडेड प्लेस में जा रहे हैं तो आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए। प्लस अगर आपको कोई और अंडरलाइंग कंडीशन है तो वो आप रेगुलर चेकअप रखिए। तो इस तरीके से हम लंग्स की डिजीज़ से बच सकते हैं। मैम, जैसे अगर हम एज की बात करते हैं, कैटेगरी की बात करते हैं, हम जैसे 50 प्लस जो लोग हैं, 50 या 60 प्लस जो बुज़ुर्ग हैं, उनको अगर इस तरह की बीमारी हो जाती है तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आप इन्हेलर यूज़ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा ये हो जाता है तो उनके लिए किस तरह से क्योर किया जाता है, किस तरह की मेडिसिन है? देखिए, सब, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बूढ़े हों, सबके लिए इन्हेलर्स हैं फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। तो हम बच्चों में और बूढ़ों में हमारे पास एक स्पेसर होता है जो उनके, जैसे उनका जो सांस का एक हम कैपेसिटी देखते हैं। जब पेशेंट सांस लेता है इन्हेलर के द्वारा, जब हमारा इन्हेलर की दवाई खींची जाती है, तो बच्चों में और बुजुर्गों में उसे लेने की क्षमता कम होती है। तो हम एक स्पेसर मेडिसिन स्पेसर देते हैं आगे लगाने के लिए, उससे वो इजीली ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हैं। जी मैम, जैसे मैंने आंकड़े बताए थे कि लगभग 13% जो मरीज हैं अस्थमा के वो भारत से जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो ये आंकड़ा है, क्या लग रहा है कि लगातार बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल, जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको इतने कारण बताए थे कि ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, और अगर ये कंटिन्यूसली चलता है और अगर हमारी सिटीज़ ऐसे ही कन्वर्ट होती हैं तो ये और आगे बढ़ता रहेगा। मैम, जैसे आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो आपको क्या लगता है, पेशेंट आते हैं, आप उन्हें क्योर करने का तरीका बताती हैं, तो क्या जो लोग हैं आपकी बातों को समझ पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं, जो युवा वर्ग होता है, जो बच्चे होते हैं, आपको जब प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तब आप उस चीज़ को समझते हैं, लेकिन जब आपको लगता है थोड़ा आप ठीक है तो चीज़ें छोड़ देते हैं। बिल्कुल, ये तो रहता है। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, मेरे पास जब भी मरीज़ आते हैं तो मैं उनको यही काउंसिल करती हूँ कि आपको इन्हेलर रोज़ लेना है। जब तक मैं उसकी डोज कम नहीं करती हूँ या उसको बंद नहीं करती हूँ, आपको खुद से बंद नहीं करना है। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इन्हेलर लेने का तरीका। लोग ले तो जाते हैं, समझ के भी जाते हैं, लेकिन फिर घर पे भूल जाते हैं कि बताया किसी था। तो मैं क्या करती हूँ अपनी रूटीन प्रैक्टिस में, मैं अपने हर मरीज़ को कहती हूँ कि आप अपना इन्हेलर, अगर मैंने उसके साथ स्पेसर दिया है या जो भी डिवाइस मैंने उसको प्रिस्क्राइब किया है, तो मैं कहती हूँ वो हर बार आप लेकर आइए, जिससे मैं हर बार पेशेंट के एफर्ट, हर बार पेशेंट की नीड कि उसको वो डिवाइस चल रहा है, वो कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो ये हमें इवैल्यूएट करना होता है थ्रू आउट दी कोर्स।
मैम अगर हम बात करें अस्थमा की, तो ये शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा हो रहा है या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि आपके पास हर तरह के मरीज आते होंगे? देखिए, शहरी क्षेत्रों में अलग कारण है, ग्रामीण क्षेत्रों में अलग कारण है। जैसे शहरी क्षेत्रों की हमने बात कर ली है कि हमारा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हमारा खान पान का तरीका गलत है और हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अलग हमारे पास चैलेंज है। जैसे ग्रामीण में हमारे पास आप देखेंगे हुक्का बहुत प्रेवलेंट है जी। जैसे हम भी अगर पोस्टिंग्स में भी जाते थे, स्पेशली कम्युनिटी मेडिसिन की पोस्टिंग्स में, तो वहाँ पे हर घर में हुक्का होता था जी। तो आप समझिए कि सांस का अगर मर्ज है, चाहे आप स्मोकिंग कीजिए चाहे हुक्का, वो एक ही बात है। दूसरा है गैस का कमी। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर लोग चूल्हा स्मोकिंग करते हैं, मतलब चूल्हे पे खाना बनाती हैं फीमेल्स। तो हमारे पास आज भी जो काले दमे की मरीज जो फीमेल्स आती हैं वो मोस्टली होती थी जो चूल्हे पे खाना बनाती थी, या इवन बीड़ी का प्रचलन बहुत है जी। तो हर जगह पे अपने अपने कारण है, लेकिन हाँ डिजीज तो प्रेवलेंट है। तो मैम जो काला दमा की आपने बात की, क्या इसके केस अभी भी सामने आते हैं? बिल्कुल, आज भी, क्योंकि स्मोकिंग तो लोग छोड़ नहीं रहे हैं, स्मोकिंग नहीं छोड़ रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ऑक्यूपेशनल हजार्ड इतना है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जैसे अगर हम किसी कंपनी की या फैक्ट्री की बात करें, वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर हेल्थ चेकअप, आपके मास्क का प्रयोग, या हमारी जो पीपीई जो प्रोटेक्टिव केयर किट होती थी, जैसे आपने देखा होगा कोविड में डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, सबने पहनी थी, तो वो चीज़ का इस्तेमाल अगर वो वहाँ करें तो फिर भी इनके चांसेस कम हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखेंगे तो कोई फॉलो नहीं करता है। जी मैम, हमारे कार्यक्रम में समय यहाँ पे समाप्त होता है। मैं चाहूँगी आप दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्या संदेश यहाँ पे देना चाहेंगे? देखिए, मैं सभी दर्शकों से ये कहना चाहती हूँ कि आपको अगर कोई भी इस तरह का सिम्टम्स, जैसे कि सांस फूलना, खांसी का लगातार आना, सुबह और शाम में सिम्टम ज़्यादा बढ़ जाना, छाती में वीजिंग जैसे कि सीटी जैसी आवाज़ अगर आ रही है बार बार, या छाती में जकड़न, अगर आपको इस तरीके का कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो आप अपने पल्मोनोलॉजिस्ट मतलब फेफड़े रोग विशेषज्ञ से तुरंत मिले। अपना एक एस्थमा अगर आपको डायग्नोस होता है, एस्थमा का प्लान बनवाएं, एस्थमा का प्लान फॉलो करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो उसमें चेंजेस करिए, अपने डॉक्टर्स को रेगुलर फॉलोअप कीजिए। वैक्सीनेशन अगर आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं तो ज़रूर लगवाइए, और अपना जो एस्थमा का प्लान है उसे फॉलो ज़रूर कीजिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देने के लिए। तो ये हमारे साथ डॉक्टर सोनिया गोयल जी यहाँ पर मौजूद थी, जिन्होंने अस्थमा से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी है, किस तरीके से आप अस्थमा से बच सकते हैं, और अगर आपको अस्थमा हो जाए तो किस तरह से आपको यहाँ पे दवाई लेनी है, अपना ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप मेडिसिन समय पर लेते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। नमस्कार।